Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज का जो हमारा ये जो सीरीज़ चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ नंबर 1, इसका हम पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हम इसके 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारे वो पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक पर्टिकुलर ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में हम क्या कर रहे थे, यूनिट वाइज क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। अब हम एक पूरा एक पेपर फॉर्मेट में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह से आपको 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में देखने को मिलते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे। बट हम यहाँ पर 45 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो 5 क्वेश्चन है आपके डेटा इंटरप्रिटेशन को, उसको हम सेपरेटली करेंगे क्योंकि वहाँ पे टाइम टेकिंग रहेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन की वजह से, तो वो हम सेपरेट वीडियोस में करेंगे। बट यहाँ पर हम 45 क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कवर करते चलेंगे ताकि हम यहाँ पर एटलीस्ट 8 to 10 सीरीज़ जो है वो कवर कर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट सीरीज़ प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम अपने 3 पार्ट्स में फर्स्ट टू 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इस 4th पार्ट में हम 21 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। So the question number 21 of the session is Sanjay sold an article at a loss of 25%. If the selling price had been increased by rupees 175, there would have been a gain of 10%. तो what was the cost price of the article? देखिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस वाले फॉर्मूलाज लगाने हैं। यहाँ पर आपसे बोला है कि जो संजय है उसने कोई भी एक आर्टिकल सोल्ड किया होगा तो उसको 25 का लॉस 25% का लॉस हुआ। लेकिन अगर वही प्राइस जो आर्टिकल है वो अगर उसमें उसने 175 रुपीज़ इंक्रीज़ करके किए होते तो उसको 10% का फ़ायदा होता। तो आपसे प्राइस की आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस यहाँ पर पूछी गई है। तो किस तरह से आप करेंगे कि आप मान लीजिए आपने कॉस्ट प्राइस मान लिया x हो गया, ठीक है, आपने गेन मान लिया कि g हो गया, आपने लॉस मान लिया कि लॉस हमारा क्या हो जाएगा L हो जाएगा। और आपको पता है कि जो लॉस हुआ था वो कितने % का हुआ था, तो वो 25% का हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप सेलिंग प्राइस निकालते हैं आर्टिकल का, ठीक है, तो यहाँ अगर आप आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो आप किस फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन बनेगी, ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ बाकी आप कर लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए सेलिंग प्राइस, तो SP बराबर आपका फॉर्मूला लगेगा 100 माइनस यहाँ पर आपका L/100 जाएगा और आपका मल्टीप्लाई में CP यानी कि कॉस्ट प्राइस आएगा। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको पता है SP बराबर 100 माइनस लॉस कितना था आपको 25% का था बाय 100, और यहाँ पर हम कहेंगे कि जो आपका CP रहेगा उसको आप क्या मान रहे हो, तो CP को तो हम यहाँ पर x मान रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऊपर ही देखा है x माना है। तो SP बराबर आपका हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 25 इज 75 और ये प्लस x इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75x बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जैसे मान लीजिए 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 0 एंड 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। तो जब आपने इसको कट किया तो ये हो गया SP बराबर 3x बाय 4। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब हमें देखना है कि अगर हमने अपने सेलिंग प्राइस में 175 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिए होते तो क्या होता। तो अगर हमने 175 रुपीज़ इंक्रीज़ किए होते सेलिंग प्राइस में, तो यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस जो जाता वो 100 प्लस यहाँ पर पहले लॉस हुआ था बट अब गेन हो रहा है, तो ये जाता आपका G/100 और मल्टीप्लाई में आपका CP आता। तो 100 प्लस गेन कितने का हो रहा था हमें, तो गेन हो रहा था 10% का,
ठीक है। तो गेन सॉरी यहाँ पर 100 प्लस 10 और बाय 100, तो जब आप इसको और इंटू एक्स इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आएगा आपका एस पी बराबर, और एस पी हमें एस पी बराबर 110 इंटू 100 और इंटू एक्स ये आएगा। ठीक है, लेकिन इक्वेशन 1 हमें लेते चलना है, तो इक्वेशन 1 में एस पी की वैल्यू कितनी थी, तो इक्वेशन 1 में एस पी की वैल्यू थी 3x प्लस 3x/4 और प्लस 175 और बराबर हम ये पूरा इक्वेशन लिख देंगे, यही वाली एज इट इज़। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमने ऐसा लिया है। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, 3x/4 प्लस 175 बराबर 110 इंटू 100 और इंटू एक्स, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 500। क्लियर। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। बाकी किस तरह से इसको सॉल्व करना है ये आप खुद करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो। हिंदी में बस हम क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी कैलकुलेशन सेम थी। तो संजय ने एक वस्तु 25% हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य में ₹175 की वृद्धि होती है तो 10% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य आपको बताना है। मैं बस आपको यहाँ पे हिंदी में बता दे रही हूँ कि जो लागत मूल्य है इसको आप x मानेंगे, जो हमने वहाँ पे CP लिया था। जो लाभ है वो यहाँ पर G हमने माना था, और जो आपका नुकसान था या हानि थी, ठीक है, उसको हमने L माना था। बाकी आप इस तरह से आप सेलिंग प्राइस जो है वो आपका क्या है, सेलिंग प्राइस को हमने यहाँ पर बोला है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इस तरह से आप लागत मूल्य का पता लगा लेंगे, आंसर आपका 500 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अ कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसीडर कंप्लीट व्हेन। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को आप कंप्लीट कब मानोगे, जब सेंडर मैसेज भेज देगा, या जब मैसेज चैनल में एंटर करेगा, या जब मैसेज चैनल को लीव कर देगा, या जब रिसीवर मैसेज को समझ जाएगा। तो बिल्कुल ही बहुत आसान सा क्वेश्चन ये है आपका। ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको काफ़ी बता चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें सेंडर क्या करता है, अपनी बात कहता है, और जो रिसीवर होता है वो सेंडर की बात को क्या करता है, समझता है। ठीक है, यही जो होती है एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि जब सेंडर ने कोई मैसेज भेजा और रिसीवर ने उसको रिसीव किया तभी वो यहाँ पर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब रिसीवर रिस्पॉन्ड करेगा उसको वही सेंडर समझेगा, फिर सेंडर उसका रिप्लाई करेगा, और इस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगी। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट तभी होगी जब अगर सिर्फ सेंडर ने मैसेज भेज दिया, आप ही बताइए, अगर सिर्फ सेंडर ने तो मैसेज भेजा बट वो अगर रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं, तो क्या जो सेंडर कहना चाह रहा था वो बात रिसीवर तक पहुंची नहीं तो कोई कम्युनिकेशन होगा नहीं। जब रिसीवर सुनेगा ही नहीं तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, कि रिसीवर अंडरस्टैंड दी मैसेज। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब जो रिसीवर है, जो सेंडर ने मैसेज भेजा, उसको सुन ले और उसको समझ ली। क्लियर। हिंदी में देखेंगे, किसी संचार प्रक्रिया को कब पूर्ण माना जा सकता है, तो उसको पूर्ण माना जा सकता है जब प्राप्तकर्ता जो है वो संदेश को समझ लेता है। सिर्फ प्रेषक संदेश प्रसारित कर दिया लेकिन वो आपका प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या नहीं हमें नहीं पता, तो हम नहीं कह सकते कि ये संचार की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। संदेश चैनल से तो निकल गया लेकिन प्राप्तकर्ता तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, वी डोंट नो। संदेश चैनल तो छोड़ देता है लेकिन प्राप्तकर्ता, मतलब बात आ जा रही है मेन की प्राप्तकर्ता तक बात पहुंचनी चाहिए, उसको समझ आनी चाहिए, तभी आपका संचार की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कस्टमर राइट्स टू अ बैंक। एक कस्टमर बैंक के लिए लिखता है, काइंडली सेंड मी अ स्टेटमेंट ऑफ माई ट्रांजेक्शन इन माई सेविंग बैंक अकाउंट ए ड्यूरिंग द लास्ट 3 months इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इट विल बी कॉल्ड। अगर कोई भी कस्टमर एक बैंक से स्टेटमेंट निकलवाना चाहता है और वो कहता है कि मुझे मेरे अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चाहिए, मेरा जो सेविंग अकाउंट है
ठीक है, उसकी मुझे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चाहिए लास्ट 3 मंथ्स की। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को आप क्या कहेंगे, जिसमें आप लिख कर भेज रहे हो? इनपुट कहेंगे, इसको मैसेज कहेंगे, या फिर आउटपुट कहेंगे, या फिर फीडबैक कहेंगे। तो इनपुट नहीं, आपने इसको इनपुट नहीं दिया, ठीक है, आपने इसको कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है, बल्कि आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो, एक वर्ड जो आपको काइंडली दिखाई दे रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। और इनपुट जब हम देते हैं तो कोई रिक्वेस्ट नहीं करते, हम क्या दे रहे होते हैं, एक ऑर्डर दे रहे होते हैं, ठीक है। और जब हम इनपुट देते हैं तो बिल्कुल हमें आउटपुट देखने को मिलता है, बट जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम श्योर नहीं है कि हमें आउटपुट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्लियर? आउटपुट तो बात ही नहीं, आउटपुट तो हमें मिलता है, हम दे नहीं सकते। एंड फीडबैक यहाँ पर हमें देना नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक ग्राहक एक बैंक को लिखता है, कृपया मुझे पिछले 3 महीनों के दौरान मेरे बचत बैंक खाते ए में मेरे लेन देन का विवरण भेजें। तो संचार की दृष्टि से इसको क्या कहा जाएगा? संचार की दृष्टि से इसको संदेश कहा जाएगा। अब देखिए टाइम वाला क्वेश्चन आ गया। अ ट्रेन लीव्स आगरा एट 5 AM। एक ट्रेन ने क्या किया, एक ट्रेन ने आगरा छोड़ा, यानी आगरा से ट्रेन निकलती है सुबह 5 बजे और दिल्ली पहुंचती है शाम को अगले दिन 9 बजे। AM की बात आ रही है तो मॉर्निंग से ही स्टार्ट करा था, मॉर्निंग में ही दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन है वो दिल्ली से 7 बजे निकलती है और आगरा पे 10:30 बजे पहुंचती है अगले दिन। तो एट व्हाट टाइम डू द 2 ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर? तो किस समय पर दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है, आप देखेंगे ना कि किस टाइम से शुरू किया था, कितना किलोमीटर चला, ठीक है। जैसे 5 AM से शुरू किया तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 17 घंटे, ठीक है। शुरुआत में 17 घंटे जो थी, ये 17 घंटे में पहुंची पहली वाली ट्रेन। दूसरी ट्रेन को अगर हम देखें तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पहले वाले में भी 17 घंटे में नहीं पहुंची है। सुबह 5 बजे शुरू हुई है और अगले दिन सुबह में पहुंची है 9 बजे। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अप्रॉक्स पूरे 24 आवर्स इसको 28 आवर्स इसको लग गए। और दूसरी ट्रेन का भी कुछ टाइमिंग ऐसा ही रहेगा। तो जब ये क्रॉस करेंगी, आप देखें निकालेंगे आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 7:56 AM, यानी सुबह में 7:56 AM पे ये ट्रेनें एक साथ एक दूसरे को क्रॉस करती दिखाई देंगी। एक ट्रेन आगरा से सुबह 5 बजे निकलेगी और 9 बजे दिल्ली पहुंचेगी, और दूसरी ट्रेन दिल्ली से सुबह 7 बजे निकलेगी और 10:30 बजे आगरा पहुंचेगी। तो ये दोनों बीच में जब मिलेंगी उस समय कितना बज रहा होगा? तो उस समय बज रहा होगा 7:56। द प्रपोजिशन नो रेड इज ब्लैक इज इक्वलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन। यहाँ पर आपको एक प्रपोजिशन दिया है कि कोई भी रेड ब्लैक नहीं होगा, ये किस प्रपोजिशन के बराबर माना जाएगा? कोड यहाँ पर आपको देखने हैं और यहाँ पर आपको दिया है नो ब्लैक इज रेड, कि कोई भी ब्लैक रेड नहीं होगा, और क्वेश्चन में भी आपसे बोला है कि नो रेड इज ब्लैक। तो जब रेड ब्लैक नहीं होगा तो ब्लैक भी रेड नहीं होगा। एक तो ये वाली बात ठीक हो जाएगी इक्वलेंट में। और ऑल रेड आर ब्लैक, यहाँ तो बोल दिया कोई रेड ब्लैक है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा सम रेड आर नॉट ब्लैक, यहाँ बोला है कोई भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड रेड इज नॉट ब्लैक, ये वाली बात ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। यह प्रस्ताव कोई लाल काला नहीं है, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के बराबर होगा? तो कोई काला लाल नहीं है इसके बराबर होगा, बल्कि सभी लाल काले हैं ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट कुछ लाल काले नहीं है, ये भी नहीं होगा, बल्कि लाल काला नहीं है ये होगा। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो
दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।